बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो अनाउंसमेंट करवा चुके हैं अपनी खुद, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद कह दिया कि असेंबली अपनी मुद्दत से कुछ दिन पहले तहलील हो जाएगी। खबर पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन से उसके इर्द गिर्द जो अनसर्टनिटी है वो आज भी मौजूद है। क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 2023 में होंगे या नहीं होंगे? जिस तरह की तरमीम एट द लास्ट मोमेंट की जा रही है, जिस तरह इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई और मुख्तलिफ तरमीम की गई, खासतौर पर सेक्शन 230 को चेंज करने का पहले वो शायद बहुत बड़ा एजेंडा था, उसको स्क्वीज किया गया, नैरो डाउन किया गया, लेकिन फिर भी अब भी एतराज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो कि मुशावरत के बगैर लाए गए पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बिल्कुल नहीं मानती कि किसी तरह की गुंजाइश किसी भी निगरान हुकूमत के पास होनी चाहिए कि वो कोई भी वसी पैमाने पर फैसले ले सके, ऐसे फैसले जिनका इम्पैक्ट हो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो। वो फैसले जो मेन इशू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज तक जितनी भी निगरान हुकूमतें रही हैं वो एक ही चीज़ के गिर्द घूमती रही हैं कि ये आपने डे टू डे अफेयर चलाने हैं, मामलात को इस तरह से नहीं देखना जैसे कि एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट देखती है, क्योंकि आपके पास यानी निगरान हुकूमत के पास ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस तरह की नहीं होती जो कि एक मुंतखब हुकूमत के पास होती है। ये भी मामला अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब के मामलात अभी तक लटक रहे हैं अदालतों के अंदर, जिस तरह से ख्वाहिश की जा रही थी और ये सोचा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी मामलात के अंदर, वो तेज़ी भी दिखाई नहीं देती। जहां इमरान खान को पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ रिलीफ नहीं मिल सका, वहां तेज़ी भी दिखाई नहीं देती और लोग यही कहते हैं कि जो शायद चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं वो मनोअन उस तरीके से एग्जीक्यूट ना हो सकें। मियां नवाज शरीफ की वापसी एक बहुत बड़ा सवाल है और पाकिस्तान में निगरान हुकूमत तो बनेगी, पर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा इसके हवाले से भी अब तक गैर यकीनी मौजूद है। जो इलेक्शन एक्ट के अंदर बुनियादी तरमीम की गई हैं उसका कुछ खाका हम आपके सामने पेश कर देते हैं व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए ज़रा सादा ज़बान के अंदर। यानी सबसे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में कुछ हद तक इजाफा किया गया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले बहुत वसी इजाफा प्रपोज था लेकिन उसको नैरो डाउन किया गया। निगरान हुकूमत कोई नया आलमी मुआहदा तो नहीं कर सकेगी मगर पहले से जारी मनसूबों पर इदारों से बात कर सकेगी। निगरान हुकूमत को तकर्रियों और तबादलों का इख्तियार भी दे दिया गया है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 में निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर तकर्रियों और तबादले नहीं कर सकती थी। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है सेक्शन 230 का जो पुराना टेक्स्ट है उसके अंदर पाबंद थी, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत हो निगरान या वफाकी हुकूमत, वो कोई भी तकर्रुर तबादला इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती थी और आज भी यही प्रैक्टिस है। प्रिजाइडिंग अफसरान के इलेक्शन के रिजल्ट को फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजने के पाबंद होंगे। अगर इंटरनेट या किसी वजह से प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा नहीं भेज सका तो वो ज़ाती हैसियत में रात 2 बजे तक रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक पहुंचाएगा। अब वैसे तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, धुंध की सूरत हाल तो शायद नहीं पैदा होगी, लेकिन अगर धुंध वाले सीजन में हो गए इलेक्शन तो एक धुंध दस्का की थी और शायद एक धुंध फिर दोबारा आ जाए, और वो धुंध कैसी होगी ये तो आपको भी पता है। एक और जो की गई कि जो रिजल्ट्स के हवाले से इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है कि ताख़ीर की सूरत में ठोस वजह वो रिटर्निंग अफसर को बतानी होगी, जबकि नतायज जमा करवाने की डेडलाइन अगली सुबह 10 बजे तक रखी गई है। यानी ये काम नहीं होगा जो पहले पिछले इलेक्शन में था कि 2-2, 3-3 दिन लग रहे थे, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा था। और ये कि हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी और ऐसा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने से 4 माह कबल मुकम्मल करना होगा, जबकि हल्कों में वोटर्स की तादाद में फ़र्क 5% से ज़्यादा नहीं होगा। ये वो कुछ बुनियादी तरमीम है जो हमने आपके सामने रखी जो कि की गई हैं। माहौल किस तरह का बन रहा है, मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है जावेद चौधरी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका भी। जनाब अतर काज़मी साहब बड़ा डिस्पैशनेट तजिया देते हैं और सुनो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, एक बेहतरीन तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका भी। चौधरी साहब सबसे पहले आपके पास आ जाता हूँ। सर ये बताएं, ये अगस्त के महीने के अंदर क्या होने जा रहा है? सर कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या मतलब एक रैट रेस है ना, मतलब एक रियासत का एक एलिमेंट हमें नजर आता है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस भी हैं, मुतअद्दिद मामलात हैं, 3-4 मोटे मोटे मामलात हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ तेजी नहीं है, वो अपनी पेस पर चल रहे हैं, अदालती पेस पर। और ना इमरान खान की गिरफ्तारी ऐसी हो रही है जिसके बारे में बहुत बात की जाती थी कि बस जी आज गिरफ्तार हुए, कल गिरफ्तार हुए।
देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी सितंबर में होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं तमाम रियासत को, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, सबका ख्याल ये है कि उन्हें कोई ना कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब थोड़ी सी पीछे हटती हुई नज़र आ रही है और एक इंप्रेशन दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर आप चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो अब हमारी हवाएं भी तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट को है ना रियासत को है। तो जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस वक्त तक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। हाल पता ये है कि ये जो तोशा खाने का केस है, अब मंडे को क्योंकि हेयरिंग है उसमें इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे और इसमें इनको आना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई अगस्त के महीने में कुछ चलते चलते इसके आखिर तक इमरान खान साहब की सज़ा हो जाएगी और लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। इसी तरह दूसरा जो इद्दत में निकाह का मामला है उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फिर नैब के केसेस जो हैं उसमें भी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के बाद जब वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखेंगे तो फिर ही हो सकेगी, उससे पहले नहीं हो सकेगी। बाकी ये गवर्नमेंट है, इसको खदशा है कि जब हम जाएंगे तो जो नए केयर टेकर्स आएंगे उनमें से हफीज़ शेख साहब शायद ना आ जाएं, और हफीज़ शेख साहब क्योंकि टेक्नोक्रेट भी हैं और उनका IMF के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक भी है और वो गुड बुक में भी हैं और इनका गवर्नमेंट का ख्याल ये, इनको इनसिक्योरिटी है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि IMF का कोई शख्स आए और वो निगरान प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि हफीज़ शेख साहब प्राइम मिनिस्टर ना बन सके और उनकी जगह कोई सियासतदान लाया जाए। जब उन्होंने कहा कि हमें सियासतदान चाहिए तो फिर दूसरी तरफ से ये सवाल किया गया कि इस वक्त तो हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास एक ऐसे साहब भी हैं कि जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ वो सियासतदान भी हैं। तो उन्होंने इनका नाम पेश कर दिया इसाक डार साहब का। अब ये नाम जो है स्लिप हो गया इसाक डार साहब के मुंह से, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जिक्र किया जिनका ताल्लुक उनकी अपनी मिनिस्ट्री के साथ है और उन्होंने एक महफिल होती है बरी अमाम में जहां हर जुमेरात को इसाक डार साहब तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ वो जिक्र छिड़ा और वहाँ से निकलता निकलता ये मीडिया तक पहुँच गया। फिर जब सवाल करना शुरू किया मीडिया के कुछ लोगों ने, बल्कि जो हमारे दोस्त हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने जब सवाल पूछा मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल से, तो वो तमाम लोग जो इसाक डार साहब के ख़िलाफ़ थे उन सब ने ये कंफर्म कर दिया कि वाकई इसाक डार साहब का नाम आ रहा है और हमने अपोज़ किया है कि इसाक डार साहब बेहतर नहीं है, उनको आप अपॉइंट ना करवाने की कोशिश करें। तो उससे इसाक डार साहब का जो सारा खेल था वो बिगड़ गया। अब इसाक डार साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रही, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनके बारे में एक और स्पेस क्रिएट की जा रही है कि उन्हें वजीर ख़जाना बनाया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर, और अगर वजीर ख़जाना नहीं बनाया जाता तो मशीर ख़जाना उनको ज़रूर बनाया जाए ताकि वो किसी न किसी पोजीशन में वो इसके अंदर रहें। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इनसिक्योरिटी है कि जब भी कोई शख्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो इस मुद्दत को फैला देगा और वो 1 साल तक इलेक्शन नहीं करवाएगा। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस केक का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रहे। या मैं मनीष साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जी मैं अगर इस पर रोशनी डाल दें कि क्या वज़ीर आज़म जो भी बनेगा केयर टेकर, क्या ये उसके इख्तियार में होगा कि वो मामलात को फैलाए, या इख्तियार तो अगर इलेक्शन आगे होने हैं या अगर वक्त पे नहीं होने तो वो इख्तियार तो कहीं और से लेगा? फिर सर इख्तियार दो हैं, एक तो हालात हैं जो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, ये एक हालात हैं जो आने वाले दिनों में अगर ख़राब हो गए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा लकूना जो है वो गवर्नमेंट खुद छोड़ के जा रही है, जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होगा और बहुत सारी पार्टीज उसको लेके जाएंगी और अल्टीमेटली उसके ऊपर पे एक डिसीजन करना पड़ेगा। वो है मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी। इस पर 34 अरब रुपया खर्च हुआ है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिजिटल मरदमशुमारी है, जिसमें 2,30,000 लोग इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं जिन्होंने बाकायदा काम किया। फिर 4 मिलियन के करीब आपने गैजेट्स इसमें इस्तेमाल किए और जब सारा डाटा बन गया तो अब आप उसके मुताबिक हल्के नहीं बना रहे। तो जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो ये इशू आएगा, ये आएगा और उसके बाद डेफिनेटली फिर के निगरान हुकूमत से पूछा जाएगा कि जब पिछली गवर्नमेंट्स ने ये फैसला किया था कि अगला जो इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के तहत होगा, तो फिर ये पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? और जब इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर अल्टीमेटली आपको नई मरदमशुमारी करवानी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पीछे हटना पड़ेगा और इलेक्शन अगले साल तक जाएंगे, 2024
2019 तक जाएंगे, इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं कि दो ऐसी पार्टीज हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और दूसरी जेओई शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी इसलिए इलेक्शन चाहती है कि वो चाहती है कि सिंध के अंदर जो एक स्पेस क्रिएट होगी उनके खिलाफ या उनके इक़्तिदार के बाद, वो स्पेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरह पिछले 15 साल से वो इक़्तिदार में हैं, तो 16वां साल भी उनके इक़्तिदार को होना चाहिए, क्योंकि अगर उस स्पेस को किसी और ने फिल कर लिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो हम वोट नहीं ले सकेंगे, या वोटर बाहर नहीं निकलेंगे, या इमरान खान साहब आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हम दोबारा कौमी असम्बली में वापस नहीं आ सकेंगे। इनसिक्योरिटी है। दूसरा जेयूआई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी उनके हाथ में है और उनको भी खतरा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो जरूरी नहीं है कि हम इस पावर से इस तरह वापस आ सकें, तो उनको भी खतरा, तो चाहते हैं कि इस सिस्टम को इसी तरह चलाया मतलब जो आप फरमा रहे हैं, और गवर्नर ज़ाहिर है उनके अपने। ठीक, ये जो चौधरी साहब आप फरमा रहे हैं कि ये तो फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन वक्त पर ना होने की वजह बन सकती है। मैं ज़रा इसको मदद साहब के पास लेके जाता हूँ। मदद साहब, आपने चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, अब उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी जो उन्होंने वजूहात बताई हैं। देखिए, एक तो वो जो पहले इर्द गिर्द घूम रही थी वो ये कि जी क्या इलेक्शन इमरान खान की गिरफ्तारी / नाअहली या मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल, ये मुमकिनात है ना, हो सकते हैं, इम्पेंडिंग है, लग रहा है ऐसा होगा, या तो इनकी वजह से डिले हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तशरीफ आवरी वापस आए, उनका इक्विटल जब तक ना हो उस वक्त तक इलेक्शन डिले हो सकते हैं। लेकिन जो अब सीसीआई की बात इंडिकेट की चौधरी साहब ने कि अब वो सीसीआई, तो उस वक्त उसकी मीटिंग बुलाई गई है जब ये हुकूमत नहीं होगी, चारों वज़राए आला भी उसके अंदर जो बैठेंगे वो निगरान होंगे, निगरान वज़ीर आज़म होगा, उसकी कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ होगी, इलेक्टेड नोड नहीं होंगे, और वो तो फिर किसी तरफ भी रुख मोड़ा जा सकता है और फिर वो वजह बन सकती है इलेक्शन डिले होने की कि जी ये सर्टिफाई हो गई है नई मरदमशुमारी, अब उसके ऊपर नई हल्का बंदियाँ होंगी, लिहाजा इलेक्शन तो फिर 90 छोड़ दें, ये तो 120 या 160 दिन भी शायद ना हो। शुक्रिया मुनीब। देखिए, चौधरी साहब ने अगले इंतखाबी नताइज के अलावा बाकी सब कुछ बता दिया, और अगर आप उनसे इंसिस्ट करें तो वो अगले नताइज भी बता देंगे। नताइज भी बता देंगे। देखिए, जो मरदमशुमारी का इशू है, मरदमशुमारी वो मैं आगे चल के पूछता हूँ जॉय साहब, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें। मरदमशुमारी का जो इशू है वो ये कि मरदमशुमारी ऑलरेडी नोटिफाई हो गई है। नोटिफाई से मुराद ये कि जब आपने वो सारा वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, और गालिबन जो पीटीआई की गवर्नमेंट के ज़माने में जब ये फैसला हुआ था तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ही फैसला हुआ था। अब मसला ये है कि जो मरदमशुमारी हुई उस पर बहुत सी पार्टियों के, सिर्फ एमक्यूएम के नहीं बल्कि कई जमातों के एतराज़ात हैं। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि जो इंटरम गवर्नमेंट है वो सीसीआई का इजलास बुला सकती है, नहीं बुला सकती। दूसरे ये कि अगर ये गवर्नमेंट बुलाती है, जो कि नहीं लग रहा, बज़ाहिर नहीं लग रहा, तो फिर तो जाहिर है ये चीज़ें लटकी रहेंगी। लेकिन अगर कोई मुतज़ाद खबरें हैं, कोई कहता है बुला रही है, कोई कहता है जी नहीं अगली दफ़ा अगली महीने होगा और वो उस वक्त ये हुकूमत नहीं होगी, मुतज़ाद खबरें। गालिबन मुस्लिम लीग नून ये जो मरदमशुमारी है इसके नताइज जो है ना वो विदहोल्ड करना चाह रही है। अब जो एमक्यूएम के साथी हैं उनको तो प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है। अब एक कन्फ्यूजन है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये यकीन दिलाया है कि मरदमशुमारी नए इंतखाबात जो है ये मौजूदा मरदमशुमारी के तहत होंगे, लेकिन ये कि सिर्फ मरदमशुमारी पे एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, बलूचिस्तान में बहुत सी जमातों के हैं, तो ये मसला कैसे सेटल होगा? इलेक्शन आप आगे जो बढ़ाने की बात है वो आसान नहीं होगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये इंडोर्स कर देती है मरदमशुमारी के हवाले से, तब तो आप चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ेगी उतना ही इलेक्शन की ताख़ीर के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। सवाल ये है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं, तो अगर या तो मार्च से पहले इलेक्शन और 10 मार्च से रमज़ान शुरू है, तो या तो फरवरी के एंड तक जा सकती है बात। लेकिन सारा जो चीज़ घूम रही है वो यही घूम रही है कि नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आएंगे और नवाज़ शरीफ साहब को कितना पीरियड मिल सकेगा कैंपेन करने का। लेकिन जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम हो,
वो किस बयानिए को साथ लेके जाएंगे। ये बयानिया तो लोगों में नहीं सेल होगा कि जी हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी और रियासत बचा ली। ये बयानिया भी नहीं होगा कि हम ये रिफॉर्म्स लेकर आए। वहाँ तो सीधा सीधा सवाल है लोगों के जहनों में कि जी आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, आपके दौर में बेइंतहा महंगाई हुई, आपके दौर में जो है वो कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इन सवालों के जवाब ना मियाँ नवाज शरीफ दे सकते हैं, इन सवालों के जवाब ना शहबाज शरीफ दे सकते हैं, इन सवालों के जवाब ना मरियम नवाज साहिबा दे सकती हैं, इन सवालों के जवाब ना आसिफ अली जरदारी दे सकते हैं। ये तो एक एडमिशन होगा कि हाँ महंगाई है इसमें। तो अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है, ये जो चीज़ है, इसका जवाब जो है वो नवंबर में इलेक्शन हो या मार्च में हो। और इसका जो एक सबसे ज़्यादा जिन लोगों को जिन पर ये सबसे ज़्यादा तनकीद आई है, उनमें सर फहरिस्त तो इसाक डार हैं। अब इसाक डार किसी रोल में भी आएंगे तो वो न्यूट्रल गवर्नमेंट का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो बिल्कुल ऐसी वो पहले खैबर पख्तूनख्वा में तो हो भी चुका है सर। जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, ये आसान, इन सवालों के आसान जवाब नहीं है। अब न्यूट्रल सेटअप के लिए हफीज़ शेख साहब के बारे में एक इत्तला ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हफीज़ शेख साहब आते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ कंफर्टेबल है और नून कंफर्टेबल नहीं है? वो तो पीटीआई के दौर में भी रहे हैं, तो क्या पीटीआई उनके साथ कंफर्टेबल है हफीज़ शेख साहब के साथ? उसके अलावा डॉक्टर इशरत हुसैन का नाम भी सुन रहे हैं, डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम भी सुन रहे हैं। हम जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मुनीब बात यह है कि कहीं भी ये तासुर अगर डेवलप होता है कि ये कि बिल्कुल डायरेक्टली कोई मुस्लिम लीग, नून या पीपल्स पार्टी के जिक्का क्या है, चाहे वो फॉर्मर रहे हों या अभी हों, तो मेरा ख्याल है न्यूट्रलिटी जो है अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। बाकी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह की हैं, उसके नताइज जो है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं शायद अच्छी भी हैं, लेकिन ये कि लगता ये है कि आप तसव्वुर करें कि ये कितने अरसे तक ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये बैठे रहे। अप्रैल में जो है नई गवर्नमेंट आई, ये गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से अब जुलाई में आके इन्हें ये ख्याल आया कि ये रिफॉर्म्स कर ली जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म। आज से 6 महीने पहले कर देते, डिबेट करवा के कर देते, तो शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं आती। जितनी लेजिस्लेशन हो रही है अगर आप उठाएं, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो बड़ी हरिडली हो रही है सर, बहुत हरिडली, मतलब उसका ड्यू प्रोसेस। बस यही अब मजीद जो कुछ कवानीन बनाए जा रहे हैं वो मीडिया के हवाले से बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से अलमिया ये है, अलमिया मैं सर जरा थोड़ी सी मैं अतर साहब को शामिल कर लूं। वो पार्टी कर रही है जो ये कहती थी वोट को इज्जत दो, तो आज वो खुद नहीं, वो तो चौधरी साहब बड़ा पीछे रह गया सर, वो तो सर बड़ा पीछे रह गया। मैं जरा थोड़ा अतर साहब को इसमें शामिल कर लूं। अतर साहब, अब ये हमारे सामने जो मामलात इस वक्त हैं, देखिए मुझे लगता है इमरान खान साहब का गिरफ्तारी, नाअहली, ये चीज़ें शायद ये भी वजह नहीं होंगी, या ये तो शायद वजह एक मौजूद चले हों कि इलेक्शन मदनी वक्त पे होने नहीं होने, लेकिन और बेशुमार वजूहात शामिल हो गई हैं बीच में, जिनका जिक्र चौधरी साहब ने भी किया और मदद साहब ने भी किया। आपके नज़दीक इलेक्शन 2023 वक्त पर होते हुए आपको नज़र आ रहा है या कोई ना कोई वजह बनेगी डिले होने की? देखें, जिस तरह की कानून साजी की गई है, फिर अगेन मरदमशुमारी का मामला है, हल्का बंदियों का मामला है, तो लगता है ऐसे है कि कहीं पे गुंजाइश है कि इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे, और इस चीज़ का इदराक जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको भी है, और उनको भी पता है कि ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है कि हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। देखें, कहा जा रहा है कि जी इकोनॉमिस्ट चाहिए या माशी पॉलिसियों का तसलसल चाहिए, इस वजह से इसाक डार साहब को रख लिया जाए, लेकिन आप देख लें क्या आवाम या वोटर इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों से मुतमईन है?
मुझे नहीं लगता कि वो मुतमईन होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी रिकॉर्ड महंगाई है, उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं, जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, वो सब कुछ पूरी कौम के सामने है। तो मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इलेक्शंस वक्त पे ना हो, वो हुक्मरानों को सूट करता है। वो ये समझते हैं कि जो जो वक्त गुजरेगा उसमें शायद जो भी एक वेव चल रही है उनकी एंटी उनके, ऑल्दो कि उसमें बड़ा उनका अपना किरदार है, जिस किस्म की उनकी अपनी कारकर्दगी रही, अगर ये बेहतर माशी कारकर्दगी का मुजाहरा करते तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ होती। तो मुझे ये लगता है कि इसका कभी इम्कान है कि इलेक्शंस जो है वो डिले हो सकते हैं। अच्छा अतर साहब, ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने वो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि नहीं जी इसहाक डार साहब तो उम्मीदवार भी नहीं है, ना उनका नाम ला रहे हैं, लेकिन मौजूद शख्सियत है इसहाक डार साहब। उनसे आदिल शाहजेब साहब ने इंटरव्यू किया, उन्होंने आउटराइटली बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने कभी ओहदा नहीं मांगा, मतलब उन्होंने ना कन्फर्म किया, डिनाई तो किया ही नहीं। फिर तरत हुसैन साहब ने उनका इंटरव्यू किया, उसके अंदर भी जो गुफ्तगू उन्होंने की, उन्होंने उससे कोई ये तासुर बिल्कुल नहीं मिलता कि वो कहें कि नहीं ये तो बड़ी मतलब अजीब बात है, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, सेनेटर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लीडर ऑफ द हाउस हूँ उसके अंदर सेनेट के अंदर, तो मैं कैसे ख़ुद को क्वालिफाई कर दूँ कि मैं निगरान वज़ीर आज़म। ये गुफ्तगू उन्होंने नहीं फरमाई, ना उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इसे रिजेक्ट करता हूँ। तो आज मुस्लिम लीग नून ये कहती नजर आ रही है कि नहीं हमारे तो वो है ही नहीं, हमने तो बिल्कुल किया ही नहीं उनको। मैंने जो इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया वज़ीर आज़म के इंटरव्यू से पहले बाद में, उससे मुझे लगा कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट मौजूद है एक हल्के के अंदर इस हवाले से। लेकिन ये खबर बिल्कुल ही ऐसी नहीं थी कि जिसका कोई सिर पैर ना हो, वो कन्फर्म चौधरी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कर दी। लेकिन क्या इन दोनों जमातों के पास, चले मैं बड़ी जमातों की पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, इनके पास आपको ये गुंजाइश नजर आती है कि ये अपना कैंडिडेट कोई अपने अपने नॉमिनीज दे सकते हैं? जो राजा रियाज साहब तो चले देंगे ही बेचारे, क्या ये दे सकती हैं या ये फैसला बस कहीं और ही होना है? देखें, इसमें इशू ये होता है कि मुनीब साहब हमारे पास एक आइन है, जब आप आइन को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें तो आप बड़ी एक स्लिपरी रोड के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से वापस मुड़ना जो है ना वो आसान नहीं होता। आज रज़ा रुबानी साहब ने जिस किस्म की कानून साजी हो रही और जितनी जल्दी हुई, आज हमारी पार्लिमानी तारीख का रिकॉर्ड बना है कि जितनी जल्दी वो बिल सारे पास हुए तो उसके ऊपर उन्होंने वॉकआउट भी किया। लेकिन यही मोजिज़ दोस्त आज से चंद माह पहले जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा था, 2 सूबों में आइन के मुताबिक वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे थे, उस वक्त अगर ये लोग स्टैंड ले लेते तो शायद ही आज हम इस सिचुएशन में ना होते। अब इस मुल्क के अंदर एक तरह से जो इनकी मंशा है वो कर रहे हैं। ये मैं आपको प्लेन बात कर रहा हूँ, बाकी इसकी बहुत सारी तौजीहात पेश की जा सकती हैं। जिस तरह का निगरान सेटअप खैबर पख्तूनख्वा पे है, बदामी साहब के प्रोग्राम में आके वो मान रहे हैं नेशनल टीवी पे कि जनाब 4 बंदे हमारे हैं तो 5 उनके हैं, 6 उनके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, एक आइन है, उसमें एक निगरान हुकूमत होती है, एक मुंतखब हुकूमत होती है, मुंतखब इनको पता है हम हो नहीं सकते हैं, तो ये इसी तरह सिलसिला चलाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी को भी हैरत होनी चाहिए। और ये जो रास्ता और ये जो बंद खोला है, ये अनफॉर्चुनेटली इन्हीं जमहूरी जमातों ने खोला है। अब ये इसको किस तरह बंद करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। इस गुफ्तगू ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा वाकिफ ला चुकी हैं लेकिन खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब, क्या उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के कानूनी मसाइल, जेन्युइन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तो शक्ल बनती क्या नज़र आ रही है? क्या मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह की भी एडजस्टमेंट्स की हैं, नेगोशिएट किया है दोबारा इक़्तिदार में आना, PDM की हुकूमत को लीड करना, क्या मुस्लिम लीग नून ये अफोर्ड कर सकती है कि इस सारी मेहनत का सिला किसी और को मिल जाए, पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म ले जाए, या मुस्लिम लीग नून ने अपने मामलात दुरुस्त कर लिए हैं या उनके मामलात शुरू से ही दुरुस्त हैं और मुस्लिम लीग नून ही दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाह भी है और उसके लिए अपनी चीज़ें स्टिचअप कर रही है या कर चुकी है? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे साथ। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ समझ भी आ रहा होगा कि आने वाले दिनों के अंदर होने क्या जा रहा है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, अब तो देखिए शहबाज साहब ने 14 महीने की अपनी हुकूमत भी तकरीबन मुकम्मल कर ली, आखिरी दिन उसके रह गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई नहीं, वो वापस तशरीफ़ लाए नहीं।
क्या सोच है ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ाती, उनकी वापसी किस चीज़ से मशरूत है? हमें पता है उनकी 2 कन्विक्शंस हैं, उन्होंने वो सेट असाइड करवानी है अदालत से, तभी वो पार्लिमानी सियासत के लिए आयद होंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके जो मामला है उनकी ताहयात नाअहली वाला, उसको तो तकरीबन कवर कर लिया गया है। अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ना गया तो मेन कन्विक्शन है 2 जिनको सेट असाइड कराना है। वापसी क्या देख कर होगी मियाँ नवाज शरीफ की आपके नज़दीक? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए 2 टिकट्स बुक हुए हैं, एक 4 सितंबर का है, दूसरा 6 सितंबर का है। लेकिन जहां तक मेरी फीलिंग है या मेरी इंफॉर्मेशन है, मियां साहब ना 4 को तशरीफ़ लाएंगे ना 6 को तशरीफ़ लाएंगे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रुखसती के बाद ही तशरीफ़ लाएंगे। अब सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो ज़ाहिर है एब्सकॉन्डर हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर गिरफ्तार नहीं भी किया जाता और राहदारी ज़मानत दे दी जाती है तो तब भी ज़ाहिर है उनका केस चलेगा, और केस चलने में टाइम लगेगा। इस तरह नहीं है कि वो आते ही वो मुकम्मल तौर पे बाइज्जत बरी हो जाए। उनको मेरा ख्याल है 1 आध महीना उनको केसेस भुगतने पड़ेंगे। जब वो केसेस भुगतेंगे तो ज़ाहिर है फिर सितंबर का महीना गया, अक्टूबर का महीना गया, और उसके बाद फिर नवंबर का महीना रह जाएगा। और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो असम्बली 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को तोड़ रही है ताकि 90 दिन हमें इलेक्शन में मिल जाएँ। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में जाके उनको बाइज्जत बरी किया जाता है तब भी इतनी स्पेस नहीं होगी कि मियां साहब प्रॉपर कैंपेन कर सकेंगे, क्योंकि सर-ए-दस्त वो ना पार्टी के सदर हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है जिससे वो लोगों को टिकट दे सकें। और जब वो अपने केस भुगतेंगे या उनको जेल जाना पड़ेगा अगर हालात फेवरेबल नहीं रहते, तो फिर ज़ाहिर है पार्टी को लीड करना, जलसे करना, फिर लोगों को इकट्ठा करना, फिर लोगों को टिकट देना, फिर जो हल्कों की सियासत है उसको करना, वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। तो इसीलिए शायद ये गवर्नमेंट चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन ना हो ताकि वापस आके मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर सके, क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिवीजन है इस वक्त। अच्छा। 4 इतने बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं और चारों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ये पार्टी जो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है वो कर रही है मरियम नवाज साहिबा के मामले में, कि कभी वो मरियम नवाज साहिबा को सामने ले आते हैं, कभी वो वापस ले जाते हैं, कभी उनको मैदान में उतार देते हैं, कभी उनको साइड पे बिठा देते हैं, कभी उनको पार्टी के अंदर अंदरूनी सर्कल जो है उसमें बिठा दिया जाता है, कभी उनको पावर दे दी जाती है, कभी उनको पावरलेस कर दिया जाता है। तो ये जो पॉलिसी है इसने भी पार्टी को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। फिर हमजा शहबाज का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हमजा शहबाज को आप कुछ भी कहें, लेकिन वो जो हल्कों की पॉलिटिक्स है उसके वो एक्सपर्ट हैं। तो जो MPs बड़ी इंग्रेस है से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी के सारे, तो उनको भी पार्टी कभी उनको बाहर ले आती है, कभी अंदर ले आती है, कभी साइड पे कर देती है, कभी कहीं कर सकती है, तो उससे भी उनकी ग्रिप भी कमज़ोर हो गई है। तो अब जब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो सबको राज़ी नहीं करेंगे, वो बाकायदा अपनी लीडरशिप का मुजाहरा नहीं करेंगे, और वो कुछ चीज़ें जो इस गवर्नमेंट ने गलत की हैं उसको जब तक वो डिसओन नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये वो चीज़ है, ये वो कमजोरी है जो उनको पता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि अब 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, अब 2 प्राइम मिनिस्टरों में से एक प्राइम मिनिस्टर का फैसला होना है। एक प्राइम मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, दूसरे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ। अब अगर मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो फिर बिलावल भुट्टो साहब की कामयाबी के ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट आज भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि 2 साल 3 साल बाद जब एक वक्त आएगा नई ट्रांसफ़र का या तोसी का या फिर नई अपॉइंटमेंट का, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे। दूसरा, आज भी उनके बारे में ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब आके माजी की फाइलें खोलेंगे, जो जाहिर है इस वक्त मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में डिस्ट्रस्ट है और उसको फील किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब को खुद भी पता है कि मेरे ऊपर इतनी जल्दी एतबार नहीं किया जा सकेगा। तो फैसला ये करना है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब पे अभी भी ट्रस्ट नहीं है, और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ठीक है मेरी जगह मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर होगा, तो फिर मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ साहब के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इलेक्शन पे। अगर इलेक्शन हो गए या टाइम पे हुए तब। बट ये इलेक्शन का हो जाना मजहर साहब, ये तो चले हमने पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन चलिए जरा इस पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा, मतलब अरब न्यूज़ के अंदर आर्टिकल आता है, फॉर्मर एम्बेसडर सऊदीया के लिखते हैं, शहबाज शरीफ साहब की बड़ी वो तारीफ़ भी करते हैं के लिए, जब से वो आए हैं सऊदीया से ताल्लुकात बड़े बेहतर हुए। ये फैक्ट है कि सऊदी क़यादत से, सऊदीया की लीडरशिप से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पूरे शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे हैं।
फौज के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक है, जो पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा गया है, शहबाज शरीफ साहब का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको लगता है कि डू यू सी अ रिपीट ऑफ शहबाज शरीफ साहब? ये तो हम उस सूरत में देख रहे हैं ना कि इलेक्शन हो जाए और मुस्लिम लीग नून जीत जाए, और वो जीतने के आसार उसी वक्त है अगर तहरीक इंसाफ रिफ्लेक्ट नहीं करती किसी जगह 2023 के इलेक्शन के अंदर। तो आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है या इसके अंदर बहुत इफ एंड बट वाली सिचुएशन है आपको इस इक्वेशन में नजर आ रही है? देखिए मुनीब, जिस तेज़ी से वो मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो उन्हें खुद ये यकीन नहीं है कि वो 15 महीने के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इतनी तेज़ी से मंसूबे जो है वो एक जगह जाके वो 5-5, 6-6, 7-7 मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बने। ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि या तो नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। अगर नवाज़ शरीफ वापस नहीं आए तो गैर मुमकिन है, और वो उस सूरत में वापस नहीं आएंगे जब उन्हें ये नहीं लग रहा हो कि सिचुएशन उनके हक़ में है। वो बिल्कुल उस सूरत में वापस आएंगे जब उन्हें 100% यकीन होगा कि वो वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचेंगे। वरना वो सिर्फ कैंपेन करके, इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के हक़ में करके और किसी और को वज़ीर आज़म बना के ख़ुद वापस चले जाएं, मुझे ये होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरे ये कि ये चौधरी साहब की जनरली बात ठीक है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह वो है कि मेरे ख़्याल में अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाती है तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होंगे, वरना मुस्लिम लीग नून मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएगी। और पंजाब में चीफ मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग, क्योंकि देखिए जब PDM की गवर्नमेंट होगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम लीग नून का हो और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी। तो अगर चॉइस की बात आई तो मुस्लिम लीग नून प्रेफर करेगी पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना, और उसकी बहुत सिंपल सी वजह है कि वो भी सूरत हाल है उसमें वो पंजाब में अपने आप को, पंजाब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो ओहदा है वो ज़्यादा मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने को प्रेफर करेगी, और प्राइम मिनिस्टर फिर उस सूरत में पीपल्स पार्टी का हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ही हो। ऐन मुमकिन अगर कोई इत्तेहाद की सूरत बनती है और ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, एक हंग पार्लियामेंट होगी, तो ये भी मुमकिन है कि चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का हो पंजाब में, प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी हो और प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान। अब ये एक ऐसी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान को प्रेसिडेंट बनाने में क्या आज की ग्लोबल सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का मैसेज दुनिया को देगी, ये भी एक अपनी जगह सवाल है। लेकिन ये तय है कि ऐसा नहीं मुमकिन कि प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम लीग का हो और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मुस्लिम लीग का हो। तो चॉइस जाहिर है पीपल्स पार्टी की तो पंजाब में कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी का तो कोई स्टेक नहीं है पंजाब में, लिहाजा चीफ मिनिस्टर के लिए तो नहीं जाएंगे। तो फिर यही चॉइस होगी एक कोलिशन गवर्नमेंट में, तो प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का हो और चीफ मिनिस्टर पंजाब दूसरी पार्टी का। अच्छा, काज़मी साहब ये बताइएगा, ये सब कुछ आपको जो मतलब जो कुछ हो रहा है, ये आपको एक हंग पार्लियामेंट के लिए होता हुआ नजर आ रहा है कि एक हंग पार्लियामेंट हो, डिवाइडेड हो मैंडेट, एक तरफ परवेज खटक साहब PTI बना लेते हैं, दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाती है, PMLN अपना जोर लगाने की कोशिश करेगी, पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से करेगी, लेकिन जो असल PTI है उसका अभी समझ नहीं आ रहा कि उसका उम्मीदवार भी होगा या नहीं होगा। तो आपको ये हंग पार्लियामेंट नज़र आ रही है या नहीं, ये कोई रिपीट है मामलात का जो पहले हो चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर? देखें, ये हंग पार्लियामेंट इसलिए होगी कि अगर जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वो क्लीन स्वीप करेंगे, और इसी वजह से मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि वहाँ पे इंतखाबात में किसी तरह से डिले करवाया जाए। बाकी सूबों के अंदर भी उनकी जो आप हलकों के अंदर आप देख लें, मुख्तलिफ जगहों पर आप जाके अवामी सर्वे जो भी सामने आ चुके हैं, वहाँ पर भी उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है। अब पंजाब
पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई इतने ज़्यादा हल्के नहीं है जहाँ पे वो कोई अच्छी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। इसी तरह सिंध में नून लीग की पोजीशन को इतनी मुस्तहकम नहीं है। तो फिर लगता है इसी तरह है कि अगर तरीके इंसाफ को भरपूर तरीके से इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो फिर आप हंग पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब की कबूलियत वाला वो फेज़ गुजर चुका है। नवाज शरीफ जो है वो की हैं इस वक्त, वो बहुत सारे फैसले कर रहे हैं और उन्हीं को इक़्तिदार में लाने के लिए उनकी जमात कोशिशें कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मसला होगा अगर उनकी ख्वाहिश हो कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहें। मसला वो है अवामी ताईद का कि वो इधर आके अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कारकर्दगी को वो बुरा भला तो कहेंगे, लेकिन अवाम को क्या बताएंगे कि इमरान खान के छोटे भाई की हुकूमत थी, उसने सारा काम ख़राब कर दिया और इमरान खान ने अपने समधी को भेजा था लंदन से जाके इकॉनमी ठीक कर दो, जिसने डॉलर 180 पे लेके आना था। तो रूम नहीं है सियासत के अंदर, बयानियाँ बनाने के लिए कोई रूम नहीं है। पहले वो जो वोट को इज्जत दो का वो बयानियाँ वगैरह बनाते थे, उसका उन्होंने जो हशर किया वो उसकी भी एक कोई नज़ीर नहीं मिलती माजी में। तो ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो उनकी अपने कानूनी मसाइल के साथ साथ उनकी जो हुकूमत और उनकी जो मौशी पॉलिसियों की नाकामी है 1 साल के दौरान, उसका सामना उनको करना पड़ेगा इलेक्शंस के अंदर। अब वो किस तरीके से करेंगे ये एक बड़ा चैलेंज होगा। टुवर्ड्स द एंड चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये चले हंग पार्लियामेंट या चले जो भी, क्या आपको 2000 चले मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी पुरुमीद हूँ कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए, अच्छी बात है हो जाए, लेकिन क्या आपको 2023 का इंतखाब या अगले जो कौमी इंतखाबात आ रहे हैं जनरल इलेक्शन, वो आपको फ्री एंड फेयर होता हुआ नज़र आ रहा है या वो उतना ही फ्री एंड फेयर होगा जितना 2018 में हुआ था? देखिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे अगर आप कहूँ आज तो ये अजीब सी बात आपको लगेगी, लेकिन फ्री एंड फेयर इस तरह होंगे कि पीटीआई भी इलेक्शन लड़ेगी। याद रखें, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, पार्टी के अपने उम्मीदवार भी होंगे और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। हो सकता है कि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा ना हो और वो बहुत ज़्यादा तादाद में कामयाब ना हो सकें, क्योंकि इनकी पार्टी के टिकट लेने वाले लोग बहुत कम होंगे और अगर वो आएंगे भी टिकट लेने के लिए तो वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे जो हालात हैं, ये आप ज़हन में रखें। और उसके बाद इमरान खान साहब जो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो स्टे आर्डर की तरफ कोशिश करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका केस चलता रहेगा, लेकिन पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो कौमी असम्बली में आएंगे। दूसरा, फेयर एंड फ्री इस तरह है कि ज़ाहिर पीटीआई तो अब कट टू साइज़ हो गई, वो जो उनका एक मयार था या जो उनका एक पोजीशन थी वो उससे नीचे आ गए हुए हैं। तो अब उसके बाद दूसरी पार्टीज रह गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रह गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह गई, ये आएंगे वोट लेने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वोटर इन सब को वोट देंगे? मेरा ख्याल है वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत कम होगा और वो 40% से भी कम होगा। उसकी वजह यह है कि लोग डिसअपॉइंट हो गए सारे सिस्टम से। दूसरा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट ने कमाल किया है, उन्होंने गैस का जो भुरकस निकाल दिया लोगों का, गैस में जो बिजली की सूरत हाल है वो आपके सामने है। मुझे एक साहब ने बिल भेजा गैस का, आप यकीन करें मनीष साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ, 160 रुपये की उसने गैस इस्तेमाल की थी, 160 रुपये की। बिल था 2100 रुपये का, यानी 160 रुपये की जो गैस है और वो घर बंद है और उसके बाकी जो सारे टैक्सीज हैं। अब आप बिजली के बिल को देख लीजिए कि बिजली जो आप कंज्यूम करते हैं वो पता चलता है 3000 की कंज्यूम की है, बिल आपका 13000 रुपये का, 10,000 रुपये के टैक्सेज हैं उसके ऊपर। तो ये जो सूरत हाल है ये आम आदमी इसमें पिस कर रह जाएगा। बाकी जो महंगाई है वो आपके सामने है, जो डिवैल्यूएशन है पैसे की वो आपके सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं जिसमें वो ऐसे डिजिटल स्क्रीन होती है, उनको ऐसे हाथ से इस तरह करके हर चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। वो एक स्टूडेंट को पेशावर में अपनी कुर्सी पर बैठा के कहते हैं कि जा तू प्राइम मिनिस्टर है, या वो एक खातून बच्ची जो है उसकी एक वीडियो चलाई जा रही है कि जी मैं उनको अपना वालिद समझती हूँ और ये ना होते तो मैं आज तालीम हासिल ना कर सकती। लेकिन सवाल ये है कि आप कितने एक लैपटॉप दे के या कितने एक बच्चों को इस तरह करके बहला लेंगे और टिकट वोट ले लेंगे। आपने लोगों की रोटी छीन ली हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, गुर्बत आप देख लीजिए, जो अपने अदाद-ओ-शुमार गवर्नमेंट के उसमें देख ले कि कितनी गुर्बत में इजाफा हुआ है। लोग बिल नहीं दे पा रहे, लोग पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे, लोग जॉबलेस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस इलेक्शन में इस पार्टी के सामने या PDM की पार्टीज़ के सामने खड़ी होगी और वो लोग पूछेंगे। और ये जो आम कहा जा रहा है कि इनके लिए कंपेन करना मुश्किल होगा, कंपेन करना वाकई मुश्किल होगा।
लिहाजा अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री भी हो जाए तो उनकी सेंटिटी नहीं होगी, उन इलेक्शंस को लोग मानेंगे नहीं, और वो जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को भी लोग बहुत ज़्यादा उसका कोई एहतराम नहीं करेंगे। अच्छा मदन साहब, ये अखलाकी शायद कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो नई गवर्नमेंट आएगी शायद उसकी, लेकिन इंतखाबात की भी अखलाकी वैल्यू कम होगी। जाहिर बात है, जब कहा जाता है, सर्वेज ये कहते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि तहरीक इंसाफ के लोगों का अभी भी बड़ा वोट है, तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट है, लेकिन शायद मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए प्रैक्टिकली। तो आपको लगता है कोई मॉरल लेजिटिमेसी होगी या नहीं, लोग इलेक्शन में आएंगे, वोटर टर्नआउट कुछ ना कुछ होगा, या बिल्कुल ही आपको लगता है कम होगा? देखिए मुनीब, एक बड़ा मसला ये है कि पीटीआई के साथ जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, मैं जो यूट्यूब पे रोज़ाना पीटीआई के चेयरमैन तकरीर करते हैं, मुझे उनकी अब तक तकरीर में पार्टी नहीं नज़र आई। उनकी पूरी तकरीर अगर आप सुने इतने दिनों की, वो सिर्फ उनकी शख्सियत के गिर्द घूम रही है। वो सिर्फ अपनी शख्सियत को डिस्कस करते हैं, यानी वो कभी कभी जिक्र कर देते हैं कि पार्टी की ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन ज़्यादातर वो 180 केसेस पर वो करते हैं। वो ये डिस्कस नहीं करते कि उनके कौन से कारकुन को किस वक्त उठा के ले जाया गया, किस वक्त बहुत कम हमें नज़र आता है इस रेफरेंस। फिर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनली क्या होगा? आपका बहुत वोट है, बहुत सर्वेस के मुताबिक आप जीत रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में कैंडिडेट्स होंगे तो आप जीतेंगे ना। ग्राउंड में चीज़ें ये है कि ग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपको पोलिंग एजेंट्स की ज़रूरत है, आपको और पूरा जो इलेक्शन की वर्किंग होती है वो एक। तो मुझे वो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक तस्वुर है, अगर 2018 की मिसाल दें तो 2018 में मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, वो नाअहल हुए, वो सारा मुकदमा जो है वो जाहिर करता है, चीज़ें जेल भी चले गए। लेकिन पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, पार्टी को इलेक्शन लड़ने में प्रॉब्लम नहीं थी। पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, पार्टी ने जो है वो पंजाब में जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बनती अगर वो इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और जनूबी पंजाब महाज वगैरह नहीं होते। वहाँ अच्छी खासी सीटें ली, पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, पार्टी इलेक्शन में थी, खड़ी थी। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, जो नज़र आता है कि अगर पार्टी को ही इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, यानी बैन भी नहीं किया गया, लेकिन किसी कैंडिडेट की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके जो है वो अपना नॉमिनेशन करे या वोट मांगे कर सके, तो फिर आप क्या होगा? लेकिन उस चीज को पीटीआई प्रोपेगेट, देखिए पीटीआई का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो बिल्कुल सिर्फ सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं होती, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होती, आप और बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो मुझे सिवाय इसके कि पीटीआई के चेयरमैन रोज़ाना आके तकरीर करते हैं, उस तकरीर में वो अपने केसेस का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही, कोई पीटीआई की वो नहीं नज़र आ रही। लेकिन उस सब के बावजूद बाय डिफॉल्ट पीटीआई को फायदा हो रहा है, क्योंकि पीडीएम के पास, जिस तरह अभी चौधरी साहब कह रहे थे, पीडीएम के पास जीरो बयानियां है, पीडीएम के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, बयानियां सेल करने वाला बयानियां। बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया। मदन साहब इसको मैं चाहता हूँ इसको लेकिन मैं जनाब जावेद चौधरी साहब का, जनाब मदर अब्बास साहब का और अतर काजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।